गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हमसफर एकेडमी पर। तो अब हम लोग आज छठवां प्रैक्टिस सेट करेंगे। केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हम फिर से उपस्थित हैं। आप सभी लोग, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हम लोग शुरू करेंगे आज का केमिस्ट्री का छठवां प्रैक्टिस। निम्न में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में इसको पीओपी कहा जाता है। पुट्टी के लिए भी प्रयोग करते हैं, जब हड्डियाँ टूट जाती है उसके लिए प्लास्टर पे भी चढ़ाया जाता है। पूछे हैं, ये कैल्शियम का सल्फेट है, लेकिन तीनों ही कैल्शियम के सल्फेट लिखे हुए हैं। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट में आपका 2H2O, यहाँ हाफ H2O लिखा है, इसके साथ H2O नहीं लगे हुए हैं। तो याद करने का ट्रिक ये हो सकता है बेटा, एक जिप्सम होता है और एक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो दोनों के अणुओं में केवल H2O का डिफरेंस होता है, बाकी की संख्या सेम होती है। तो जो CaSO4 × 2H2O है वह आपका नाम बड़ा और दर्शन छोटे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इतना बड़ा नाम है और इसके अंदर H2O की संख्या कम है, और जो जिप्सम है उसमें 2H2O है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़ा है और H2O की संख्या कम है, और जिप्सम छोटा नाम है, उसमें संख्या ज़्यादा है। तो ये ट्रिक हो सकती है याद करने की। यानी फिलहाल पीओपी का फॉर्मूला बी होगा, आंसर अपना बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? आओ बच्चों देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18 और न्यूट्रॉन की संख्या है स्मॉल n = 20। निकालना है, बताना है कि पार्टिकल कौन सा है। तो यानी कि यहाँ सभी उदासीन परमाणु लिखे हुए हैं, और याद रखिए हमेशा सभी उदासीन अगर परमाणु हैं तो उसके लिए Z = P = E करेक्ट होता है। इसका मतलब किसी भी उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 18 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 होगी, यानी कि परमाणु क्रमांक 18 होगा। तो परमाणु क्रमांक 18 इसका दिख रहा है, चेक कर लीजिए। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है। क्या इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 20 है या नहीं, कंफर्म कर लेते हैं। कैपिटल A अणुभार होता है, कितना दे रखा है, बी ऑप्शन में 38 है। परमाणु क्रमांक Z = 18 है, अभी हमने आपको बताया था Z = P = E के होगा, इसका मतलब परमाणु क्रमांक 18 होगा। N क्या हो जाएगा, A - Z, यानी कि परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा देंगे। 18 माइनस करेंगे 38 में से तो कितना बचेगा, 20, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 20 दे रखी है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? वो परमाणु कौन सा है? आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 18 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तीसरा क्वेश्चन है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है तो कपूर कैसा है बेटा? इससे पहले भी लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। क्या है? ऊर्ध्वपातक है, ठीक है, ऊर्ध्वपातक। इसका मतलब क्या है? इसको गर्म किया जाए तो यह गर्म होकर पिघलेगा नहीं, सीधे बाष्प अवस्था में चला जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातक हो गया। अब इन्होंने पूछा कि शुद्ध कैसे किया जाता है। तो जितने भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, जब इनमें कोई अशुद्धि मिली हो तो जब उसको आप गर्म करेंगे तो वह जो शुद्ध वाला है वह आपका वाष्प बनकर, वेपर बनकर उड़ जाएगा, बाकी का शेष वहीं रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन और सीखते हैं कि अभी तो फिलहाल इन्होंने केवल कपूर पूछा है। अगर आपसे कृत्रिम कपूर की बात करें तो C2Cl6 होता है इसका फॉर्मूला, C2Cl6। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लीजिए, C2Cl6, ठीक है। हेक्साक्लोरो ईथेन, जैसे C2H6 बोला जाता है, 2 दूना 4 से ज्यादा 2 6, जैसे C2H6 होता है वैसे हेक्साक्लोरो ईथेन हो जाएगा। कैम्फर बोला जाता है इंग्लिश में। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक सेल में किया जाता है? सीसा माने लेड है, लेड स्टोरेज बैटरी, इसका मतलब हो गया लेड स्टोरेज बैटरी। ये क्या है? सेकेंडरी सेल्स होती हैं, द्वितीयक सेल। 2 प्रकार के सेल होते हैं,
यानी कि एक ऐसी होती हैं जो केवल एक बार आप उसको चार्ज करके आवेशित करके केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, प्राइमरी टाइप की, जिसे कई बार आवेशित किया जा सके, पुनः आपका यूज कर सके, जैसे इन्वर्टर की बैटरी घर पे यूज करते हैं, तो वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, सेकेंडरी टाइप की होती है। उसमें जो अम्ल, उसमें जो तेजाब प्रयोग किया जाता है, वह जो तेजाब है प्रयोग किया जाता है वह क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। इससे एक दूसरी बात और सीखते हैं, H2SO4 का दूसरा नाम, इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है H2SO4 को। लेड स्टोरेज बैटरी के जिस तेजाब का प्रयोग करते हैं वह क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सहसंयोजी बंध, वैद्युत सहयोजी बंध, उपसय सहयोजी बंध, समन्वय उपसय सहयोजी बंध, या इनमें से कोई नहीं। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सभी जानते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पहला क्या दिख रहा है, Na क्या है बच्चों, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, यानी कि धातु हुई आपकी एक अधातु हुई, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस। धातु धनावेशित प्रदर्शित करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करती है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो क्या बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इनके अंदर वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है, क्या होता है, वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक विलायक है, विलायक देखिए याद रखिए बच्चों, जब कभी भी विलयन बनता है यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेसिकली दो चीजों से मिलके बनता है, एक जो चीज घोली जाती है उसमें, दूसरा वो जिसमें घोली जाती है। तो जो घोला जाए वह विलेय होता है यानी सॉल्यूट, जिसमें घोला जाए वह विलायक होता है। विलायक के प्रति किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे। अगर 1 ग्राम में घोला जाए तो इस प्रकार की जो सांद्रता व्यक्त की जाती है वो मोललता कहलाती है, अगर विलायक की मात्रा अगर किलोग्राम के अंदर घुली हुई तो। अगर कोई भी जो घोला गया है वह विलेय पदार्थ अगर 1 लीटर आयतन में घुला हो, किलोग्राम ना कह के आयतन किसके अंदर दे दें, लीटर के अंदर, तो यही आपकी क्या बन जाएगी, मोलरता। तो याद रखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ आयतन जो रखा जाएगा वो नीचे टोटल किसका होगा, विलयन का होगा, यानी कि विलेय और विलायक दोनों की मात्रा वहां घोल दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर विलायक के अंदर घोला जाएगा। अगर कहते हैं कि वो 500 ग्राम पानी था, उसके अंदर कोई चीज घोली गई, तो वहां नीचे पानी ही रखा जाएगा, यानी कि स्पेशल विलायक की मात्रा ही रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा अणु परमाणविक कण नहीं है। नीचे पार्टिकल दिए हुए हैं, तो वो कौन सा ऐसा है जो एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है, परमाणु के अंदर या परमाणु में नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर 2 चीजें होती है, क्या क्या, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के योग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस, वह परमाणु भार आपका बनाता है। उन्होंने कहा ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन होता है कैपिटल डी, यानी कि हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक को ड्यूट्रॉन कहते हैं। क्या ये परमाणविक कण है, नहीं, ये दूसरा एक परमाणु ही है। इलेक्ट्रॉन क्या है, यह नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कौन सा नहीं है, ड्यूट्रॉन जो है वो एक परमाणु है, परमाणविक कण नहीं है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एक मूल्यांक है, किस चीज का मूल्यांकन करता है, किस चीज को डिनोट करता है। क्या दूध की शुद्धता परखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि दूध की शुद्धता मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं लैक्टोमीटर। क्लियर है बात। भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता जिस पे मापी जाती है वो आपका रिएक्टर पैमाना है। रिएक्टर पैमाने पे उस पे मापते हैं। किसी घोल में, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, कोई भी विलयन कितना अम्लीय है या क्षारीय है वह बच्चों पीएच से या पीओएच से बताया जाता है। तो इन्होंने यही पूछा है
कि pH एक मूल्यांक है जो दर्शाता है किस चीज को, किसी भी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने के। pH स्केल है, आप सभी जानते हैं, एक पैमाना है, और उस पैमाने को सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया है, सोरेनसन। बेसिकली यह जो स्केल है 25 डिग्री सेल्सियस पर 0 से लेकर 14 के बीच में काम करती है। यहाँ आपका 14 मिलेगा और यहाँ आपका 0। यहाँ से अगर 0 से लेकर अगर 7 के पहले तक अगर pH का मान आता है तो वह विलयन अम्लीय है। अगर यह 7 से ज़्यादा हो जाता है तो वह उदासीन। जब pH का मान 7 होता है तो वह उदासीन, और 7 से ज़्यादा वाला क्या, क्षारीय होता है। क्लियर हुई बात सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, तो वह क्या होंगे? परमाणु संख्या समान है यानी परमाणु क्रमांक समान है, तो सम परमाणुक हैं। अच्छा, परमाणु समान किसके हो सकते हैं? एक उदाहरण समझिए, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3, इसके बाद हीलियम आता है 2He4। अक्सर हमें अपनी क्लास में क्वेश्चन पूछा करते हैं कि परमाणु क्रमांक एक हाइड्रोजन का होता है, दूसरा हीलियम होता है, 2 परमाणु क्रमांक। यहाँ तो क्रम से चलता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार भी 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 है। सर ये तो क्रम से चल रहा है, 1 के बाद 2 आ गया, लेकिन 1 के बाद 4 डायरेक्ट आ गया, बाकी के 2 नंबर कहाँ गए? तो यही नंबर दोनों कहाँ हैं? समान परमाणु हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं, इसीलिए उनके गुण भी अलग अलग हैं, किंतु गुण में भिन्न है। इसीलिए भिन्न है कि परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इनको क्या कहेंगे? देखिए यहाँ भी परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1। बताया था कि उदासीन परमाणुओं के लिए Z बराबर P बराबर A होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। इसका मतलब इन तीनों के अंदर भी प्रोटॉन समान होंगे। तो कहेंगे क्या उनको? आइसो मीन्स होता है सेम, जो कि वर्ड तीनों के चारों के साथ लगा हुआ है। आइसोटॉप्स अगर बोला जाए तो आइसोटॉप्स की हिंदी समस्थानिक होती। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, आवर्त सारणी में उनके स्थान भी समान हैं, इसलिए समस्थानिक बोला गया। इंग्लिश में आइसोटॉप कहते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये आइसोटॉप हैं? लास्ट से चलेंगे, तीसरा अक्षर क्या बना हुआ है? P, और Z बराबर P बराबर E है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक समान है। ये P क्या दिखा रहा है? P प्रोटॉन किसके बराबर है? परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी कि जिसमें परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिनकी समान है, क्या हो गए वो? समस्थानिक। आइए इन सब वर्ड को समझ लेते हैं। आइसोबार का मतलब होता है समभारिक। ऐसे दो विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो। क्लियर है बात? जिनके परमाणु भार समान हो। इसके बाद आता है आइसोथर्म। थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। और आइसोहाइट, आप ऐसे इसको कह सकते हैं, ज्योग्राफी का वर्ड है। ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि ऐसे दो ऊंचे स्थान जहां पर बारिश ज्यादा होती है, उन दो ऊंचे स्थानों के बीच की दूरी मापती जाती है, तो उसको आइसोहाइट कहा जाता है। इन्होंने पूछा है परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु गुण उनके भिन्न भिन्न हैं या उनके गुण भिन्न हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स माने समस्थानिक, आइसोबार्स माने संभारिक, आइसोथर्मिक माने जिनके टेम्परेचर सेम हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में लुईस अम्ल कौन सा है? लुईस वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने अम्ल और क्षार की किस तरीके से परिभाषा दी, आइए देखते हैं। अम्ल और क्षार, देखो बच्चों, इन्होंने कहा, लुईस ने कहा कि वे पदार्थ जिनके पास अष्टक अपूर्ण हो, यानी कि जिनकी कक्षक पूरी ना हो, ठीक है, उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हों, ग्रहण करें,
ऐसी स्पीसीज को आप क्या कह देंगे? लुईस एसिड। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन दाता हो, देने का काम करें, उनको क्या कहोगे? लुईस बेस। एक छोटा सा एग्जांपल दोनों का समझ लेते हैं। जैसे अपने पास अमोनिया लिखा हुआ है, सभी जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्ष में 2, दूसरी कक्ष में 5। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है हमेशा वही बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका मतलब इन 5 में से 3 हाइड्रोजन अगर बंध बनाने में भाग ले ले तो 5 इलेक्ट्रॉन में से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे। और जो जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यहां पूछा है लुईस अम्ल है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके पास लोन पेयर हैं, ये डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 2, 8, 3। इसकी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। और क्लोरीन क्या है? सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन और जो 3 देगा, तो कुल मिला के 3 और 3 इसके आउटर सेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितनी हुई? 6। इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 1, और यह 3 बार है तो 3 वैलेंसी इसकी, तो 3 और 3 वैलेंसी टोटल हुई इसकी 6, होना क्या चाहिए? 8, यानी अष्टक पूरा होना चाहिए। यह क्या है आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके पास डबल बॉन्ड वाले भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, हमने आपको बताया कि जिनका अष्टक पूर्ण ना हो या इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण कर सकें, यानी कि 6 और 2 लेके 8 कर सकें, ऐसी स्पीसीज को आप लुईस एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव क्षय की क्रिया की कोटि होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, याद रखिए जितनी भी रेडियो एक्टिव, चाहे रेडियम का हो, चाहे रेडान का, चाहे पोलेनियम, चाहे यूरेनियम, चाहे थोरियम, आप किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्वों की आप बात करें, TH होता है थोरियम, ठीक है, ये सभी क्या हैं? अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं। तो जितने भी प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय हैं वो सभी प्रथम कोटि अभिक्रिया को फॉलो करते हैं, यह आपको याद रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट K = 2.303 अपॉन T log 10 A/A-X लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक है उसको लैम्डा 2.303 अपॉन T log 10 N/N0, ठीक है, N0/N हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। यह प्रारंभिक मात्रा हो गई, यह विघटित होने के बाद की मात्रा हो गई। इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया को फॉलो करते हैं जितने रेडियो एक्टिव डिके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लुकास रीजेंट है। याद रखो बच्चों, लुकास रीजेंट जो है वो एल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में विभेदित करने के लिए प्रयोग होता है। अगर आप 1:3 के अनुपात में कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस यानी कि अनाद्र ZnCl2 को अगर मिला दें तो यह आपका लुकास अभिगर्मक बन जाता है और एल्कोहल के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को विभेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सिनेवार अयस्क है। सिनेवार का फॉर्मूला होता है HgS। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिनेवार अयस्क कॉपर का है, आयरन का है, लेड का है या मरकरी का है। मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 होता है, Z = 80 हो गया। उस दिन बताए भी थे, याद करने के लिए। इसके खोजकर्ता कौन है? नागार्जुन है, ठीक है, इस पे नागार्जुन है। और यह 0 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होता है? द्रव अवस्था में रहता है। Hg लिखा है, लैटिन भाषा में इसको हाइड्रा गैरम कहा जाता है। किसी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को किसके द्वारा निकालते हैं, किसके द्वारा निकाला जा सकता है? ये चुंबकीय आघूर्ण क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? कि कोई भी परमाणु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगातार जब मूवमेंट करते रहते तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसको जिसमें मीजर करते हैं वो मोमेंटम है, मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है। और किसी भी
परमाणु के लिए, आयन के लिए जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करते हैं तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2 आप फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पे n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है बच्चों सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 15 है, वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। यह क्या है बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। परऑक्साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। और सीखते चलिए, परऑक्साइड में पहली बात आपने क्या सीखी? परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1। यह क्या है? हाइड्रोजन का परऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन का परऑक्साइड, ठीक है। यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। ऑक्सीकारक व अपचायक की तरह काम करता है, ठीक है। और जो ऑयल बेस्ड पिक्चर्स होती है, तस्वीरें होती हैं, उनको उभारने का काम करता है। ये क्या है? ऑयल बेस्ड पिक्चर्स क्या हैं? आप जाते हैं जैसे पुराने महलों में या मंदिरों में, आप जानते हैं तो वहाँ नक्काशी निकली होती है, उस पर रंग के लाल, हरे और अलग अलग तरीके की नक्काशी जो निकली होती है वो रंगीन होती है। उनमें तेल रंगों का प्रयोग किया होता है, ऑयल पेंट्स का। ऑयल पेंट्स के ऊपर जब आप स्प्रे करते हैं H2O2 का तो वो फिर से चमकने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे इस पर फिर से नया लेपन किया गया। ये आपका कैल्शियम का ऑक्साइड, इसे बिना बुझा चूना कहते हैं, और कैल्शियम पर 2+ ऑक्सीजन पर 2- होगा। यह जल का ऑक्साइड है, ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर +2 होगा। और अगर आप फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोरीन पे -1 होता है, 2 फ्लोरीन है, -2 जब उधर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे। उन्होंने पूछा है वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, तो वो फ्लोराइड का ऑक्साइड है जिसमें +2 ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन प्रदर्शित करता है। H3PO2, इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस है, में वियोजित होने वाले प्रोटॉनों की संख्या बताइए। देखो बच्चों, P डबल बॉन्ड से O, सिंगल से OH, सिंगल से H, सिंगल से H, ये आपका बन गया फॉस्फोरिक। वियोजित होगा जब ये जल अपघटित होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यही वाला केवल हाइड्रोजन यहाँ से डिसोसिएट होगा, बाकी के ये जो फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं वो नहीं हटेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हटेंगे। तो यहाँ केवल हाइड्रोजन जो डिसोसिएट होगा। अगर इसी पूछा जाए कि क्षारकता क्या होगी, क्षारकता क्या होती है? जितने क्षारों को उदासीन कोई अम्ल कर सके। क्षार में होता है OH, और अगर ये एसिड है तो H दे के उस OH को जो न्यूट्रलाइज कर दे तो वो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा या ब्लैक बन जाएगा। तो एक H पॉजिटिव है केवल इसके पास, जो है इसके साथ वियोजित पॉजिटिव निगेटिव के साथ हटके जा सकता है, यानी कि बेसिसिटी 1 हो गई। तो उन्होंने पूछा है कि वियोजित होने वाले प्रोटॉन, वियोजित होने वाला प्रोटॉन केवल एक है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ऐड है। कांच, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, कल भी बताया था। इसे अति शीतलित द्रव भी कहते हैं। क्यों? कुछ ही समय बाद आप देखते हैं जो पुराने मकान है उनमें पुराना कांच लगा हुआ है, तो वो धूप से पड़ पड़ के हल्का सा दूधिया हो जाता है, और धीरे धीरे खिड़की के जो किनारे होते हैं वो कांच के मोटे हो जाते हैं। किनारे वो मोटे हो जाने का कारण क्या है कि उनमें कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, अणु परमाणु आयन जिससे बना हुआ है उनके कोई निश्चित क्रम नहीं है। निश्चित क्रम ना होने के कारण वो कुछ समय बाद बहाव का गुण प्रदर्शित करने लग जाता है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। आप ये नहीं समझेंगे कि सुपर कूल्ड माने एकदम बहुत कड़ाके की -40 डिग्री सेल्सियस पर जम गई कोई चीज, 18 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कांच तथा हड्डियों में निम्न में से कौन सा घटक होता है? आप जानते हैं कि हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम बेसिकली होता है, उसके साथ साथ फास्फोरस भी होता है। तो जिसमें आपको कैल्शियम के साथ फास्फोरस दिखाई दे वही फॉर्मूला आपका सही है। यह क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट।
कैल्शियम फॉस्फेट। इसे कभी कभी पूछते हैं कि हड्डी की राख का सूत्र बताइए, तो बोन SCA3PO4 का ट्वाइस होती है, CA3PO4 का ट्वाइस, ये फॉर्मूला सही होगा, करेक्ट कर लेना बच्चों, CA3PO4 का ट्वाइस। क्यों होगा? इसकी वैलेंसी इसके नीचे लगाई जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लगाई जाएगी, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, यह इसका मुख्य घटक होता है। निम्न लवणों में अधिकतम सहसंयोजी है, यानी कि कोवैलेंट नेचर, यानी कि सिंगल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कैरेक्टर किसके अंदर आएगा? आपको सभी ये आयनिक दिख रहे हैं। इन्होंने पूछा कि अधिक सहसंयोजी बताना है तो फजांस के रूल से जाएंगे हम लोग। फजांस क्या बताते हैं कि जब एनाइन सेम हो तो कैटाइन जितना ज़्यादा छोटा होगा वह उतनी ही जल्दी कोवैलेंट में चेंज हो जाएगा, यानी कि लिथियम क्लोराइड जो है वह अच्छा सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p1, यानी कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। यह तत्व क्या है? संक्रमण तत्व है बच्चों। संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या ये डी ब्लॉक है? नहीं सर, हम जानते हैं संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं। उत्कृष्ट तत्व है सर, उत्कृष्ट तत्व नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस माने ग्रुप नंबर 18 की, यानी कि जिनको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। सर ये भी आंसर नहीं है। क्या सामान्य तत्व है? हाँ, ये नॉर्मल है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। चूंकि आंतरिक संक्रमण F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सर, हम जानते हैं कि ये F ब्लॉक से भी नहीं है। इसका मतलब 13 नंबर जो एल्यूमिनियम है वह ना ही F ब्लॉक से बिलोंग करता है, ना D ब्लॉक से, ना ही इनर्ट गैस है। एक सामान्य रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। टोटल आप समझ गए होंगे कि वह एक नॉर्मल यानी कि एक सामान्य तत्व है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के, आयतन माने V, परम ताप के समानुपाती होता है। हमने आपको तरीका बताया था याद करने का कि कभी भी याद रखिएगा, जो चीज कांस्टेंट कर दी जाए वो फॉर्मूले में नहीं आएगी। स्थिर दाब पर है, स्थिर दाब पर होता है चार्ल्स का नियम, याद रखेंगे। स्थिर दाब पर चार्ल्स का नियम, स्थिर ताप पर वॉयल का नियम, याद है सब बच्चों को। स्थिर ताप पर किसका? वॉयल का नियम। जब गैसों की संख्या, गैस में मोलों की संख्या नियत रहे, किसका? स्थिर किस पे हो जाए? मोलों की संख्या समान है, ठीक है। और ग्राहम का विसरण नियम है, यह किससे है? फैलाव से, गैसों के विसरित होने से। कौन सी गैस कितनी हल्की है, कितनी भारी है, कितनी जल्दी बह जाएगी। यहाँ पे क्या होता है? स्थिर ताप तथा दाब पर स्थिर आयतन में मोलों की संख्या स्थिर रहती है। इसमें आपको सब कुछ स्थिर देखने को मिल जाता है। N2 अणु में होते हैं क्या? 3 सिग्मा बंध, 3 पाई बंध, 1 सिग्मा बंध, 2 पाई बंध, 1 सिग्मा बंध, 2 पाई बंध। ये दोनों ऑप्शन एक से ही लिख गए, चले ध्यान दीजिए। N2 N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लिखा जाता है। सभी जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो 1 सिग्मा और 2 पाई सही हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन सेम लिख गए हैं, तो 1 पाई 2 सिग्मा यहाँ कर सकते हो, तो ये करेक्ट नहीं होगा, सुधार कर लो, ठीक है। 1 सिग्मा और 2 पाई। ऑक्सीजन में कैसे लिखोगे बेटा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल होता है, तो 1 सिग्मा 1 पाई, इस तरीके से निकालें। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रेखीय है, यानी कि लीनियर पूछा हुआ है। लीनियर कैसे निकालेंगे बच्चों? बेरिलियम BeCl2 बिल्कुल ऐसे बनता है, 180 डिग्री है, सेंट्रल एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन है और जानते हैं रेखीय बनेगा। एसिटिलीन C ट्रिपल बॉन्ड से C, सिंगल से H, 180 sp। CO2 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, उपर्युक्त सभी, ये सभी हैं जो रेखीय संरचना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, रेडियो एक्टिव से पढ़िए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु, बच्चों अर्धायु माने T½ हम लिखते हैं, 140 दिन है। 560 दिन पश्चात उसके 1 ग्राम में कितना शेष बनेगा? आप लोग कॉपी पेन रखिए साथ में। कैपिटल T = स्मॉल n × T½ क्या हुआ बच्चों? यह आपका कुल समय हो गया। जैसे इन्होंने कहा कि 560 दिन पश्चात, यानी कि कुल समय। T½ माने 140, ये हो गया। अब स्मॉल n का क्या खेल है? नंबर ऑफ T½ कैसे लिखते हैं?
किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 1/2 पे पावर n के समानुपाती होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या पदार्थ की कुल मात्रा दे रखी है और n0 1/2 पे पावर n, इस तरीके से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन्हीं दो फॉर्मूले से ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ से आप निकालो भाई, कैपिटल T बराबर 560, छोटी n गुणे 140, 14 चौको 56, n बराबर छोटी। इन्होंने कहा कि 1 ग्राम पदार्थ था, इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 पे पावर n। इसका मतलब क्या, n पे 4 लगा दो, 1/2 पे पावर 4, ये हो गई आपकी प्रारंभिक मात्रा। 1/4 का मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 4 बार लिखा जाए, 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16 हो जाएगा, यानी कि 1/16 हो जाएगा। किसका, प्रारंभिक मात्रा का 1/16 बचेगा। अब वो अच्छा, इसमें ऑप्शन तो डायरेक्ट दिया है 1/16, अगर वो 1 ग्राम दिया है तो जितनी मात्रा है उसी मात्रा का लिख दीजिए आप। अगर मान लीजिए वो 2 ग्राम देता, 2 गुणे 1/16 लिख देते, इस तरीके से, समझे। तो क्या लिखेंगे, n0 इक्वल टू 1/16। कैल्शियम कार्बोनेट सामान्य भाषा में खड़िया, चौक, मार्बल यानी कि संगमरमर, लाइमस्टोन, ये इसी के नाम हैं सभी के। और कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक भाषा में ही कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इतना याद कर लीजिए कि ये इसके नाम होते हैं। इन्होंने पूछा कि कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा क्या है। बच्चों एक ही चीज बताते हैं, जब कभी किसी के अंदर परसेंटेज निकालनी है, टोटल का अणुभार आपको अपॉन में रखना है, तो निकालिए भाई। सबसे पहले अणुभार CaCO3 में कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 गुणे 16, 16 थी 48 प्लस 12 प्लस 40, 48 12 60, 60 40 100। टोटल का अणुभार नीचे रख दीजिए, इनटू 100, चूंकि परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत जो चीज 100 पे हो। कैल्शियम का पूछा है तो कैल्शियम का 40 रखेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 40% आ गया। कैल्शियम की मात्रा कितनी हो गई, 40%। किसी का भी पूछ लेते आपसे, कार्बन पूछ लेते तो कार्बन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना है 12 है, टोटल का नीचे रखोगे 100 से 100 कट जाएगा, 12% आ जाएगा कार्बन। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार, भारी जल का मतलब हैवी वाटर, इसका फॉर्मूला है D2O, इसे गुरु जल के नाम से भी जाना जाता है। 1000 भाग साधारण जल में बताया जाता है केवल 1 भाग भारी जल का होता है, ठीक है, 1 भाग D2O का केवल होता है। हाइड्रोजन का चूंकि दूसरा समस्थानिक है, हाइड्रोजन का 1H1, दूसरा 1H2, इसी को ही D कहा जाता है, यानी कि भार कितना हो गया, भार हो गया 2। अब निकालेंगे D2O का, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 16, 16 और प्लस 4 कितना हो गया 20, अणुभार टोटल निकला 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सुमेलित है, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। बायोगैस क्या रिलेट करती है गोबर से, जी। निकोटीन हृदय विकार से, नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तमाकू से, नहीं। ये दोनों ही अपोजिट लिखे हुए हैं, निकोटीन तमाकू से ऐड करेंगे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय विकार से। DDT ये क्या है, एक कीटनाशी है, यानी कि पहला और चौथा करेक्ट है, कूट पढ़ो। 1 2 3 सही है, नहीं। 1 और 4 सही है। तीसरे ऑप्शन में क्या रखा है कि 1 और 4 सही है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 27 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकिरण की तरंगदैर्घ्य 10 पे पावर 5 सेंटीमीटर है, इस विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति न्यू पूछी है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा दे रखा है। आइए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, E =
एच न्यू। न्यू इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है सी अपॉन लैम्डा। अगर एनर्जी यहां से निकाल लें तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू पावर 27 माइनस 27 अर्ग सेकेंड इंटू लाइट ऑफ वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर में लिख दिया। सभी जानते हैं मीटर में कितना लिखते, 8। 10 टू पावर 5 नीचे क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहां कैंसिल हो जाएगा। 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 है। ये जब ऊपर जाएगा ये माइनस की हो जाएंगी और 10 टू पावर 10 माइनस 5 कितना बचा, 5। 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 और प्लस 5 यानी कि बचा है 6.63 इंटू 10 टू पावर 22 और 5 27। ये क्या आ गई आपके पास, एनर्जी। लेकिन निकालना क्या है, न्यू निकालना है। फिर से रख दीजिए यही फॉर्मूला, E इक्वल टू एच न्यू। E की जगह पे अच्छा इसके साथ 3 और बचा हुआ है इसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट का इंटू 3 और कर दो बच्चों साथ में। क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 22 अर्ग बचा है, अर्ग सेकेंड इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड इंटू न्यू। 6.63 से ये कैंसिल हो जाएगा, अर्ग सेकेंड से अर्ग सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, केवल न्यू बचेगा। 10 टू पावर माइनस 7 इधर ले आएंगे, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 जो है प्लस 7 हो जाएंगी और माइनस 22 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू पावर 5 बचेगा आपके पास और ये क्या होगा, न्यू। ठीक है, यहां से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया था तो न्यू जो है वो क्या आएगा, आवृत्ति जो है इतने सेकेंड इनवर्स आ जाएगी, यानी 3 इंटू 10 टू पावर 5 प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 24 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कितनी होगी, 2, 3, 6 या 10। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यह क्यों होता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि 4s2 3d4 होता है, लेकिन स्टेबल बनाने के लिए चूंकि इनकी एनर्जी लगभग सेम होती है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है d ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, 5 यहां से और 1 यहां से, टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकलेगी, 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, बॉन्ड मूवमेंट BF3 कैसा बनता है, ट्राइगोनल, डायपोल मूवमेंट 0। कैसा बनता है CCl4, रेगुलर अरेंजमेंट के साथ टेट्राहाइड्रोन। CO2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, सभी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक्स बनी हुई हैं, सभी का ही डायपोल मूवमेंट कितना है, 0। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन इस प्रकार समाप्त होते हैं। कल फिर समय जब होगा 8 बजे का तो आपके साथ एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित होंगे और आप लोग समय से सभी लोग जुड़ जाइएगा।